मोंटेना जो राजमहल से थी, उसने जब सैनिकों को धमकाया तो वो पूरी तरह से डर गए। उनको अभी भी लगता था कि किंग मोंटेना के लिए चिंता करते हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। माफी चाहते हैं क्वीन, अगर आपका यही कहना है तो यही सही होगा। हमें माफ कर दीजिए, अब हम यहां से जाते हैं। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए वे सभी सैनिक वहां से बाहर चले जाते हैं। सैनिकों को वहां से बाहर कुछ दूरी पर जाता देख क्वीन मोंटेना उस निशान के ढक्कन को खोल देती है और फिर काम्या को उस सकरी जगह से वापस आने को कहती है। अब सब जा चुके हैं, तुम वापस आ जाओ, क्वीन मोंटेना ने काम्या से कहा। क्वीन मोंटेना के ऐसा कहते ही काम्या उस सकरे रास्ते से ऊपर आ जाती है। शुक्रिया, अगर आज आप मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं आज बेकसूर ही मारी जाती, काम्या क्वीन मोंटेना का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, ऐसे ही कई साल पहले किसी ने मेरी भी मदद की थी। जब तुम मेरे सामने आई तब मुझे वही दिन याद आ गया, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। पता नहीं आज न जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे मेरे किसी अपने की याद आ गई, क्वीन मोंटेना ने जवाब दिया और फिर मायूस होकर कुछ सोचने लगी। कौन है वो आपका अपना? काम्या ने सवाल किया। वही अपना जो कई साल पहले मुझसे बिछड़ गया था। खैर छोड़ो अब ये सब, ये बहुत लंबी कहानी है और वैसे भी अभी इन सब कहानियों का वक्त नहीं है, क्वीन मोंटेना मुस्कुराते हुए बोली। काम्या से यूं बातें करते करते क्वीन मोंटेना की नजर काम्या के कपड़ों पर पड़ी जो जगह जगह से फटे हुए हैं, और उन फटे हुए हिस्सों से काम्या का शरीर नजर आ रहा है जिससे कि अभी खून बह रहा है। अरे ये क्या, तुम्हारे शरीर से तो काफी खून बह रहा है। मुझे लगता है अपनी जान बचाते बचाते तुम्हें काफी चोट आई है, मोंटेना ने काम्या की हालत देख कहा। वो क्या है ना कि मैं भागते भागते कई ऐसी चीजों से टकरा गई जिससे मुझे ये सब चोटें आई हैं। उस वक्त बस मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए इन चोटों का भी ख्याल नहीं रहा मुझे, काम्या ने जवाब दिया। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घाव भरने में तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें ये कपड़े उतारने चाहिए ताकि मैं तुम्हारे शरीर में दवाई लगा सकूं, क्वीन मोंटेना काम्या को समझाते हुए बोली। काम्या यह सुनकर थोड़ा घबरा गई और सोचने लग गई। आपने ऑलरेडी मेरी काफी हेल्प की है आज, मैं अब आगे आपको परेशान नहीं कर सकती, काम्या ने कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूं तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो वो कर रही हूं जो कि मुझे अभी करना चाहिए। और वैसे भी किसी की मदद करने पर कुछ घटता तो नहीं है ना, जो मैं तुम्हारी मदद करने से घट जाऊंगी, क्वीन मोंटेना ने जवाब दिया। क्वीन मोंटेना के इस तरह समझाने पर काम्या हल्का मुस्कुराई और बोली, वो कहते हैं ना कि अच्छे लोग कहीं भी हो, वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, जैसे कि आप। हाँ, अब मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ, मुझे अपना काम करने दो, क्वीन मोंटेना के ऐसा कहने पर काम्या ने अपने सारे कपड़े उतार दिए, क्योंकि काम्या को पूरे शरीर में जगह जगह पर काफी सारी चोटें आई है। अगले ही पल क्वीन मोंटेना उस जगह पर आसपास कुछ दवाई तलाशने लगती है जिससे वो काम्या के जख्मों पर मरहम लगा सके। तभी उसकी नजर वहीं पास में रखे एक छोटे से डब्बे पर जाती है जिसे वो अपने हाथों पर उठाती है और फिर काम्या की बॉडी पर बिखरी चोटों पर जगह जगह दवाई लगाने लगती है। मोंटेना काम्या की पीठ पर दवाई लगा ही रही थी कि तभी उसने काम्या की पीठ पर कुछ ऐसा देखा जिससे वो पूरी तरह शॉक्ड हो गई और उसके हाथों से वो दवाई नीचे गिर गई जिसे वो अभी तक काम्या के जख्मों पर लगा रही थी। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रही हूं? मोंटेना ने हैरानी से कहा। तो वहीं काम्या अभी भी नॉर्मल है, पर उस निशान को देखकर मोंटेना ने अपने कदम पीछे कर लिए जो धीरे धीरे काम्या से अब दूर होती जा रही है। मोंटेना को खुद से अचानक दूर जाता देख काम्या भी अब पूरी तरह शॉक्ड हो गई है। वो फटाफट अपनी जगह से उठती है और फिर आसपास देखकर वहां पर रखे एक कपड़े से अपनी बॉडी को ढक लेती है। क्या बात है, आप मुझसे यूं अचानक दूर क्यों गई? काम्या ने सवाल किया। लेकिन काम्या की इस बात का मोंटेना ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके उलट वो काम्या को और भी बड़े गौर से देखने लगी। मोंटेना के इस अजीब से रिएक्शन पर काम्या अपने मन ही मन सोचने लगी, ये मुझसे अचानक इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है? अभी कुछ देर पहले तक तो ये मुझसे नॉर्मल बातें कर रही थी,
लेकिन अभी अभी इन्हें क्या हुआ? कहीं इन्हें मेरे किसी दूसरे प्लेनेट से यहां आने का पता तो नहीं चल गया? खुद से इतना कहकर काम्या मोंटेना की तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे देखकर अचानक ये अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रही हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी पल आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाली हूं तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। प्लीज मेरी बातों पर विश्वास करिए, काम्या मोंटेना को समझाते हुए कहती है। मुझे मालूम है कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, लेकिन बावजूद इसके तुम मुझे अपनी असलियत अपने मुंह से बताओगी तो मेरे दिल को तसल्ली होगी, मोंटेना ने काम्या को गौर से देखते हुए कहा। मोंटेना की बात सुन काम्या हैरान हो गई। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी किस असलियत के बारे में जानना चाहती है? मैं इसी प्लेनेट की मेंबर हूं और मेरे पीछे अभी कुछ देर पहले तक किंग के सैनिक पड़े थे, लेकिन वे सभी सिर्फ आपके समझाने पर वापस कैसे जा सकते हैं? काम्या ने बातों को टालते हुए सवाल किया ताकि वो मोंटेना के तीखे सवालों से खुद को बचा सके। मुझे मालूम है कि तुम मेरी बातों को टालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। तुम यही जानना चाहती हो ना कि वे सैनिक मेरे कहने पर वापस क्यों चले गए? तो सुनो, जिस किंग के डर से भागते भागते जहां तक तुम आ पहुंची हो, मैं उसी किंग की पत्नी माया मोंटेना हूं। हां, यह सच है। मेरे पति का नाम ही कायल है, माया मोंटेना ने जवाब दिया। माया मोंटेना के मुंह से यह बात सुनकर काम्या पूरी तरह शॉक्ड हो गई, क्योंकि जो औरत अभी तक काम्या के जख्मों को महरम से ढक रही थी वो असल में काम्या की मां है, और इसीलिए कुछ देर तक काम्या भी पूरी तरह सन्न रह गई। वो बस माया मोंटेना को देखती ही गई। तुम चुप क्यों? देखो, मैंने तुम्हें अपनी असलियत बता दी, अब तुम मुझे अपनी असलियत बताओ, कौन हो तुम? माया मोंटेना ने फिर एक और सवाल काम्या से किया। इसका मतलब ये मेरी मां है? मुझे लगता है ये मुझसे कुछ चाहती है, इसलिए ये मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे इसे अपनी असलियत नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अगर इसकी बातें सच हुई तो इन्होंने मेरी मदद भी तो की है। खैर, अब जो भी हो, मुझे इन्हें अपनी सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगी। काम्या मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहती है, मैं इस प्लेनेट की मेंबर नहीं हूं। मैं जिस प्लेनेट से इस मेराटिनो पर आई हूं उस प्लेनेट को अर्थ कहते हैं, और मैं यहां पर अपने अतीत से जुड़े सवालों की तलाश में आई हूं। यहां आकर मुझे पहली बार पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि आप ही की तरह इस प्लेनेट की मेंबर हूं, काम्या ने कहा, और फिर धीरे धीरे अपनी सारी असलियत माया मोंटेना को बता दिया। काम्या की बातें सुनकर माया मोंटेना की आंखों से आंसू बह गए। वो काम्या के नजदीक गई और बोली, मैं जानती थी बेटी कि तुम धरती से यहां आई हो, जिसका अंदाजा मुझे तुम्हारे पीठ के निशान को देखकर लग गया था, माया मोंटेना ने कहा। हां, ये निशान वो सबसे बड़ा सबूत है जिससे पता चलता है कि मैं इंसान नहीं बल्कि मेराटिनो प्लेनेट का ही एक हिस्सा हूं, काम्या ने जवाब दिया। मैंने तो आपको अपनी सच्चाई साफ साफ बता दी, लेकिन क्या यह सच है कि आप किंग कायल की पत्नी हैं? काम्या ने पूछा, और ऐसा कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हां, यह सच है, मैं कायल की पत्नी हूं और क्रोबर की मां भी हूं, माया मोंटेना ने जवाब दिया, जिसे सुनकर काम्या और भी ज्यादा भावुक हो गई। अगर आप क्रोबर की मां हैं तो मैं आपकी बेटी काम्या हूं मां, काम्या ने कहा, और अगले ही पल वो माया मोंटेना के गले लग गई। मां, आप मुझे बताइए कि क्या वो वजह थी जिस वजह से मुझे आप लोगों ने धरती पर छोड़ दिया था? काम्या ने रोते हुए सवाल किया। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है बेटी, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, पर पूरी तरह से नहीं, माया मोंटेना ने जवाब दिया, जिसे सुनकर काम्या हैरान हो गई और बोली, क्या मतलब है आपका, और क्या है वो कहानी? मुझे जानना है, क्या इस कहानी में मुझे मेरे अतीत से जुड़े सारे सवालों का जवाब मिलेगा? हां बेटी, तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस कहानी में, क्योंकि ये कहानी हम सबकी है, मेरी है, तुम्हारी है, तुम्हारे पिता गणेश की है, माया मोंटेना ने कहा। मोंटेना के मुंह से गणेश का नाम सुन काम्या को अब और भी ज्यादा हैरानी हुई। वो अभी आगे कुछ भी सवाल करती इससे पहले ही माया मोंटेना ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, पर मेरा यकीन करो, मेरी इस कहानी में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं।
कहते कहते माया मोंटेना अपनी पुरानी यादों में चली गई। ये कई साल पहले की बात है। ये बात है तब की जब गणेश बाप बनने वाला था। गणेश हॉस्पिटल के अंदर एक बेंच पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा है, जो अभी काफी टेंशन में है। तभी उसे अपने ठीक सामने भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ दिखाई देता है, जो वहीं अस्पताल के एक छोटे से हिस्से में बना हुआ है। कई सालों बाद आज आप मेरी इस मनोकामना को पूरी कर दीजिए भगवान। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्लीज आप बस मेरी इतनी सी सुन लीजिए। गणेश मंदिर के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन कह रहा है। गणेश अभी खुद से बातें कर ही रहा होता है, तभी वहां पर डॉक्टर राकेश आते हैं, जो अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए गणेश के सामने अपनी नजर नीचे झुका लेते हैं। क्या बात है डॉक्टर, मेरी वाइफ की डिलीवरी सक्सेसफुल तो रही ना? गणेश ने डॉक्टर राकेश से सवाल किया। हाँ, आपकी वाइफ की डिलीवरी सक्सेसफुल रही, डॉक्टर राकेश ने जवाब दिया और वापस से अपनी नजरें नीचे कर ली। क्या बात है डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? आप खुश क्यों नहीं है? गणेश ने फिर एक बार डॉक्टर से सवाल किया। मिस्टर गणेश, सब कुछ ठीक तो है, लेकिन इतना कहते ही डॉक्टर रुक गया। लेकिन क्या डॉक्टर, मुझे पूरी बात बताइए, गणेश ने पूछा। आप खुद ही अंदर चलकर देख लीजिए, डॉक्टर ने कहा, फिर अंदर आईसीयू रूम की तरफ जाने लगा। आईसीयू के अंदर दाखिल होकर गणेश ने देखा कि वहां एक बेड पर एक छोटा सा बच्चा रखा गया है, जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। लेकिन वो बच्चा थोड़ा अजीब है। उसका चेहरा है तो इंसानों जैसा, लेकिन उसकी बनावट इंसानों से काफी हद तक थोड़ा अजीब है। उस बच्चे को इस हालत में देख गणेश की आंखें फटी की फटी रह गई और देखते ही उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। मिस्टर गणेश, ये आपकी बेटी है। हमें आपको ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि आपकी बेटी को एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई जिसका इलाज हम डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। ये एक ऐसी नई बीमारी है जिसे हमने आज तक किसी भी बच्चे में नहीं देखा। इसी बीमारी के कारण इसका चेहरा इतना अजीब सा नजर आ रहा है। इस अजीब सी लाइलाज बीमारी के कारण आपकी बेटी की बॉडी लगातार तप रही है। मुझे नहीं लगता है कि अब हम आपकी बेटी को बचा पाएंगे, डॉक्टर राकेश ने कहा। गणेश ये सब सुनकर बुरी तरह से घबरा गया और उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और क्या ना करे। आप ऐसा मत कहिए डॉक्टर, कहते हैं डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। आप कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टर, प्लीज कुछ भी करिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। गणेश डॉक्टर राकेश से हाथ जोड़कर कहता है, देखिए अगर हमारे हाथ में होता तो हम आपकी बेटी को बचा लेते, लेकिन अफसोस अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, डॉक्टर राकेश ने फिर एक बार हताश होकर जवाब दिया। डॉक्टर राकेश के मुंह से यह बात सुनकर गणेश वहीं जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हौसला रखिए मिस्टर गणेश, होनी को कोई नहीं टाल सकता, वो ना ही हमारे हाथ में है और ना ही आपके, इसलिए हौसला बनाए रखिए मिस्टर गणेश। भगवान ने चाहा तो आगे आपके साथ सब कुछ ठीक होगा, डॉक्टर राकेश गणेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो ये कि हमने आपकी बेटी के कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं जो हमारी आगे रिसर्च टीम तक पहुंचेगी, डॉक्टर राकेश ने कहा। और फिर रिसर्च टीम से मेरी बेटी की फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर, मेरी बेटी की फोटोग्राफ्स आप मुझे दे दीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की फोटोग्राफ्स किसी न्यूज़पेपर तक पहुंचे, प्लीज, गणेश ने कहा। डॉक्टर गणेश की हालत देख भावुक हो गए। हां ठीक है, चलिए इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूं। ऐसा कहते ही डॉक्टर राकेश सभी फोटोग्राफ्स को एक लिफाफे के अंदर बंद कर गणेश को दे देता है। आप तो जानते हैं ना डॉक्टर कि अभी मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है और मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी को लेकर यह बात जब उसे पता चलेगी तो इसका उस पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए प्लीज इन सब के बारे में मेरी वाइफ से कुछ मत कहिएगा, गणेश रिक्वेस्ट करते हुए डॉक्टर से कहता है। ठीक है, अगर आपका यही कहना है तो हम ये बात सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेंगे। आपकी वाइफ को इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चलने देंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आपकी वाइफ को इस बारे में पता चलेगा ना, फिर आप क्या करेंगे, डॉक्टर राकेश ने सवाल किया। अब क्या होगा आगे और क्या करेगा गणेश? डॉक्टर ने जब गणेश को सब कुछ सच सच बता दिया तो वो बुरी तरह से चौंक गया और हारा हुआ भी महसूस करने लगा।
एक तो जिंदगी ने हमें हर एक बढ़ते कदम पर दुखों के गहरे सागर में धकेला है। अब आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल जो मैं आपसे कह रहा हूं आप वो कर दीजिए बस, गणेश ने कहा। जवाब में डॉक्टर राकेश ने भी हाँ में अपना सर हिलाया। अगले ही पल गणेश आईसीयू वार्ड से निकलकर दूसरे वार्ड के अंदर गया, जहां उसकी वाइफ मीनाक्षी मौजूद है, जो कि अभी बेहोश पड़ी है। गणेश एक नजर अपनी वाइफ को देखता है और मन ही मन सोचता है, मैं अगर मीनाक्षी के पास गया तो शायद वो होश में आ सकती है। मानता हूं कि मैं ज्यादा समय तक मीनाक्षी से इस सच्चाई को नहीं छुपा सकता, लेकिन अभी मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। ऐसा कहते ही वो वहां से चला जाता है। गणेश अपनी कार को काफी तेजी से चला रहा है। गणेश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी काफी नशे में है। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी कार को रोड के साइड पर लगाता है और वापस से गाड़ी में रखी शराब की बोतल को ग्लास में भरकर पीने लगता है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही गणेश ने एक बोतल शराब खत्म कर दी और उसके बावजूद भी वो लगातार पैक दर पैक बढ़ाता गया। अगले ही पल वो गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे तेजी से भगाने लगता है। अब थोड़ी थोड़ी रात भी हो चुकी है, लेकिन गणेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके माइंड में तो अभी भी डॉक्टर राकेश की ही बात गूंज रही है, जो उसे हर एक बीतते पल के साथ परेशान करते जा रही है। आपकी बेटी को एक ऐसी लाइलाज बीमारी हुई है जिससे उसकी बॉडी लगातार तप रही है। मिस्टर गणेश, हम चाहकर भी आपकी बेटी को नहीं बचा सकते। अपने जहन में इन्हीं बातों को याद कर गणेश सामने देखता है, जहां उसकी कार के शीशे के अंदर की तरफ भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, जिसे देख गणेश गुस्से से आग बबूला हो गया। एक तो कई सालों की मन्नतों के बाद मुझे औलाद का सुख मिला था, लेकिन आज आपने मुझसे वो सुख भी छीन लिया। भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मैंने आपसे संतान ही तो मांगी थी, जो आपने दी भी, लेकिन इस हाल में। मीनाक्षी हर रोज आपको पूछती रही, लेकिन आपने उसके बदले मुझसे क्या दिया? सिर्फ दर्द और कांटे। भगवान कृष्ण की मूर्ति को देख गणेश कहता है। गणेश अभी काफी गुस्से में है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसके साथ भगवान ने ही किया है। वो गाड़ी को और भी तेज भगाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो सामने देखता है कि उसे अपनी आंखों के आगे अब सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और अब धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होती जा रही है। गणेश अभी काफी नशे में है, इसलिए उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही है और यहां तक वो ये भी भूल चुका है कि उसकी कार अब मेन रोड से हटकर किसी कच्चे रास्ते की तरफ नीचे की ओर तेजी से बढ़ रही है, जो कि थोड़ी बहुत ढलान वाला रास्ता है। गणेश की कार अब तेजी से भागते हुए एक गहरी खाई के मुहाने पर पहुंचती है। अपने सामने अचानक मौत देखकर गणेश का नशा भी अब पूरी तरह उतर चुका है। जो गणेश अभी तक शराब के नशे में बेहोश पड़ा था, वो अब होश में आकर हैरानी से इधर उधर देखते हुए छटपटाने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल गणेश कार सहित नीचे गहरी खाई की ओर गिर पड़ता है। नहीं, कहते हुए गणेश अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी अचानक उसकी कार के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख गणेश की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। उसकी कार हवा में एक जगह जाकर रुक गई है और साथ ही उसकी कार के चारों तरफ सैकड़ों जुगनुओं का झुंड भी मंडराने लगा, जो कि साइज में नॉर्मल जुगनुओं से चौगुने आकार के हैं। और ये सभी जुगनुओं ने चारों ओर से गणेश की कार को घेर लिया है, जो कि अभी हवा में लटकी है। ये क्या हुआ मेरे साथ? ये मेरी कार हवा में क्यों तैर रही है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? गणेश घबराते हुए खुद से सवाल करता है, क्योंकि उसके लिए यह मंजर अभी काफी हद तक हैरान कर देने वाला था और ऐसा उसके जीवन में उसके साथ पहली बार हुआ। इससे पहले गणेश आगे कुछ सोच पाता कि उसकी कार अचानक हवा में उड़ते हुए दूसरी तरफ जा पहुंची, जो कि एक खाली एरिया है। गणेश को यहां पर ऐसा लगा जैसे उसकी कार को किसी सुपर पावर से अपनी ओर से जोरों से खींचकर एक सुनसान जगह पर ला दिया। गणेश इस बात से अनजान है, लेकिन इसे इत्तेफाक कहे या कुछ और, लेकिन कुछ भी हो, गणेश की जान फिलहाल के लिए तो बच गई। लेकिन आगे क्या होगा, इस बात से गणेश अब पूरी तरह अनजान है। हक्का बक्का गणेश अब पूरी तरह नशे से बाहर आ चुका है। वो कुछ देर तो अपनी कार में बैठकर सोच में पड़ा रहा, लेकिन अगले ही पल वो अपनी कार से उतरकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक नजर चारों तरफ
अपनी कार को देखा। कार को कुछ नहीं हुआ था। फिर वह आसपास बड़ी हैरानी से इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जो कुछ भी अभी उसके साथ हुआ वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। कौन है यहां? जो भी हो सामने आए। गणेश इधर उधर देखते हुए चिल्लाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। मैं पूछता हूं कौन है जिसने मुझे आज मरने से बचाया? तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। गणेश फिर एक बार चिल्लाता हुआ कहता है। गणेश ने इतना कहा ही था, तभी वहां पर अचानक तेजी से हवाएं चलने लगती है, जो कि सीधा गणेश के चेहरे से गुजरते हुए जाती है। खतरनाक हवाओं से गणेश को पीछे की ओर धक्का लगता है। जमीन पर मौजूद सारे सूखे पत्ते उड़कर उसके कपड़ों में चिपक जाते हैं। कुछ ही देर के इस तूफान के बाद पत्ते छटने शुरू होते हैं, और जैसे ही पत्तों के छटने का यह सिलसिला खत्म होता है, वैसे ही गणेश को अपने सामने एक अजीब सा जीव दिखाई देता है, जो कि इंसानों से काफी अलग है। लेकिन एक बात उसमें इंसानों जैसी है, वो ये है कि ये जीव इंसानों की ही तरह अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इसके साथ में एक छोटा सा जीव और भी है, जिसे इसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, जिसके बॉडी का रंग नीला है और आंखों का रंग हल्का हरा है। अपने सामने यूं अचानक इस अजीब से जीव को देख गणेश हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने यह अजीब आफत आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसे देख गणेश खुद ब खुद अपने आप ही पीछे की ओर जाने लगता है, क्योंकि यह अजीब सा डरावना रूप देख गणेश काफी घबरा गया है। यहां तक कि अब उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। लेकिन कुछ ही देर में जैसे जैसे हिम्मत करके गणेश अपने मुंह से आवाज निकालता हुआ धीमे से कहता है, कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उस अजीब से जीव ने गणेश से कहा। इसकी बातों में थोड़ा दर्द था, जिसे देखकर गणेश को लगा कि शायद ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए अब गणेश की सांस में सांस आती है। वो फिर एक बार एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सामने खड़े उस अजीब से जीव से सवाल करता है। मैंने पूछा, कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैं इंसान नहीं, एक परग्रही हूं। मेरा नाम माया मोंटेना है। मैं जहां से यहां आई हूं उस प्लेनेट का नाम मेरा टीनो है, और मेरे साथ में अभी मेरी बेटी है जिसका नाम सनाया है। हम दोनों ही यहां वेश बदल के रह रहे हैं ताकि लोग हमसे डरे नहीं और हमें नुकसान न पहुंचाए। उस अजीब जीव ने जवाब दिया, अगर मेरा अंदेशा गलत नहीं है तो क्या तुम ही वो शख्स हो जिसने अभी अभी मेरी जान बचाई है? गणेश ने सवाल किया। हां, तुम्हारा अंदेशा एकदम ठीक है, मैं ही वो शख्स हूं जिसने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, उसने जवाब दिया। लेकिन क्यों? मैं तो एक इंसान हूं और तुम किसी दूसरे प्लेनेट की मेंबर हो, बावजूद इसके तुमने मेरी जान बचाई, ऐसा क्यों? गणेश ने सवाल किया। क्योंकि जब मैं मुसीबत में थी तब मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर इस धरती पर आई। मैंने तुम्हारी जान किसी मकसद के लिए नहीं बचाई, बल्कि मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने अभी तुम्हारी मदद की है, उसने गणेश की बातों का जवाब दिया। बड़ी अजीब बात है, यहां इंसान इंसानों की मदद करने से कतराते हैं, और तुमने किसी दूसरे प्लेनेट के मेंबर होने के बावजूद मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। गणेश हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता है। वैसे तुम्हारी इस धरती पर आने की असल वजह क्या थी, क्या तुम मुझे बताओगी? गणेश ने सवाल किया। गणेश के इस सवाल पर माया मोंटेना थोड़ा असहज हो गई, पर फिर उसने गणेश पर भरोसा करते हुए कहा, मैं माया मोंटेना कई सालों से मेराटीनो प्लेनेट पर अपने पति कायल के साथ रहकर काफी खुश थी। मेरे पति कायल किंग राइवर के शासन में सेनापति थे, लेकिन कायल को हमेशा से ही मेरी कोख से बेटा चाहिए था। लेकिन मेरे बड़े बेटे क्रोबर के बाद मेरी ये एक बेटी सनाया हुई, और फिर क्या था, मेरी कोख से बेटे का नहीं बल्कि बेटी का होना कायल को नागवार गुजरा। कहते कहते माया मोंटेना उस पल में चली गई जब यह सब हुआ था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बेटा चाहिए, जिसे मैं क्रोबर के साथ ही इस राजघराने का प्रिंस बना सकूं। हमारे दोनों बेटों में एक क्रोबर किंग बनता और मेरा अगला बेटा प्रिंस बनता। फिर मेरे दोनों बेटे पूरे मेराटीनो प्लेनेट पर शासन करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुमने एक बेटे को नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म दिया, जो कि मेरे लिए
बड़े दुख की बात है, कायल ने गुस्सैल आवाज में अपनी पत्नी माया मोंटेना से कहा। क्या हुआ? इस बार मेरी कोख से बेटी हुई तो लड़की होने का मतलब यह नहीं कि वो लड़कों से कमजोर है, बल्कि वो सारे काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। इसलिए लड़का और लड़की में मतभेद किस बात का? और वैसे भी आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस मेराटिनो प्लैनेट पर किंग राइवर का शासन है, इसलिए ऐसे में आपका उनके खिलाफ विद्रोह की साजिश रचना अच्छी बात नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए, खुशी खुशी अपनी बेटी को गले लगाइए। माया मोंटेना अपने पति कायल को समझाते हुए गई, लेकिन कायल इतनी जल्दी कहां मानने वाला था। वो अपनी पत्नी की इस बात पर भड़क उठा, क्योंकि उसकी पत्नी ने आज उसे सच्चाई से रूबरू कराया, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे को इस रियासत के किंग बनाने का सपना छोड़ दूं और हमेशा ही किंग राइवर की गुलामी करता फिरूं? सारा जीवन मैंने किंग राइवर की ही तो गुलामी की है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिला? सिर्फ सेनापति का पद। वो मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं ना सही तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे क्रोबर को किंग बनाने के लिए ये सब सोच रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है? क्या क्रोबर तुम्हारा बेटा नहीं? क्या नहीं चाहती तुम कि इस बेटी की जगह तुम्हारा और एक बेटा हो और दोनों बेटे मिलकर इस पूरे मेराटिनो प्लैनेट पर राज करे? कायल ने गुस्से में कहा। मैं मानती हूं कि क्रोबर मेरा बेटा भी है, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा कोई गलत काम करे जिससे किंग राइवर को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि किंग राइवर के कई एहसान है हमारे ऊपर। इसलिए मैं आपसे इस गलत काम में आपका साथ कभी नहीं दूंगी, माया मोंटेना ने कहा। अपनी पत्नी से ऐसी बातें सुनकर कायल भड़क गया। तुम्हारी बातों से मुझे बगावत की बू आ रही है, इसलिए अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हें भी खत्म कर दूं। कायल के ऐसा कहते ही माया मोंटेना पूरी तरह घबरा गई। उसने अपनी बेटी को गोद में पकड़ लिया। इतने में कायल ने अपनी पावर से मोंटेना और उसकी बेटी पर अटैक कर दिया, लेकिन कायल के इस खतरनाक अटैक को मोंटेना ने अपने हाथों से रोक दिया और जवाबी अटैक अपने पति कायल के ऊपर कर दिया, जिससे वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इसी बात का फायदा उठाकर मोंटेना वहां से भाग निकली। पकड़ो और बंदी बना लो, बहुत हुआ ये पारिवारिक नाटक, कायल ने चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद मोंटेना के पीछे कायल ने अपने खूंखार सैनिक भेजे ताकि वो मोंटेना को और उसकी बेटी को बंदी बना सके। लेकिन एक मां होने के नाते मोंटेना अपनी बेटी की रक्षा के लिए दीवार बन गई। उसने कुछ सैनिकों को जान से मार डाला और फिर वो अपने प्लैनेट से भागते भागते कई दिनों तक अंतरिक्ष में भटकती रही। अंतरिक्ष में भटकते भटकते एक दिन उसकी नजर अर्थ पर पड़ी, इसलिए उसने अर्थ का रुख किया और तब से लेकर अब तक पूरे 2 महीने बीत चुके हैं और इन 2 महीनों से मैं इस धरती पर भटक रही हूं। माया मोंटेना वर्तमान में आई, जो अपनी दर्द भरी कहानी सुना रही थी। माया मोंटेना की यह कहानी सुनकर गणेश जोर जोर से हंसने लगा। गणेश को यूं हंसता हुआ देख माया मोंटेना को गुस्सा आ गया। वो तेज आवाज में गणेश से बोली, क्या तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है? मैंने तुम्हें अपनी आप बीती बताई, क्या वो झूठ थी जो तुम इसे सिर्फ मनोरंजन समझकर हंस रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारी आप बीती पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर हंस रहा हूं। एक तरफ मेरी बेटी है जो किसी भी पल मौत के मुंह में समा सकती है, और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी जो सुरक्षित है लेकिन उसकी किसी को कदर नहीं। ये सब मेरी किस्मत में ही लिखा है। खैर, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटी को तो बचा ही सकता हूं, आओ मेरे साथ। ऐसा कहकर गणेश ने माया मोंटेना को अपनी कार में आने को कहा। गणेश की बात माया मोंटेना ने मानी और वो उसकी कार में बैठ गई। गणेश ने कार स्टार्ट की और शहर से दूर एक सुनसान जगह की ओर जाने लगा, जहां चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह होते होते गणेश अपनी कार से माया मोंटेना को लेकर अब शहर से काफी दूर आ गया है। उसकी कार अभी कच्चे रास्तों पर कई किलोमीटर आगे आ चुकी है। कार को आगे ले जाते वक्त अचानक एक जगह गणेश को आगे का रास्ता पतला दिखाई देता है। मुझे लगता है अब इससे आगे जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें अब उस जगह पर पैदल ही जाना होगा, गणेश ने कहा। और फिर वो पैदल पैदल मोंटेना और उसकी बेटी सनाया को लेकर वहां सुनसान जंगल में आगे जाने लगा। जंगल में आगे जाते वक्त कहीं कहीं पर हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज सुनाई दे रही है, तो कई जगह पर टाइगर की डरावनी आवाज भी गणेश को बार बार डरने पर मजबूर कर रही है। कैसे करेगा गणेश मोंटेना की बेटी की रक्षा?